ओडिया साहब, हुक्मरान एक तरफ इमरान खान को असेंबलियां तोड़ने का कहते हैं तो दूसरी तरफ मुज़ाकिरात भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है उनका गेम प्लान है क्या? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत लंबी चौड़ी खिचड़ी पकी हुई है और उस खिचड़ी के अंदर एक वाज़े लाइन अगर कहीं नज़र आ रही है तो वो ये है कि इमरान खान की, मैंने कल भी हिलाल साहब के साथ जब बैठा हुआ था तो मैं उनसे बात कर रहा था, जब मैंने बात नहीं की कि पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज, वो सुबह सुबह खुलता है और इमरान खान उसका रेट निकालता है और फिर सारे के सारे जो है ना उस रेट के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, उसके ऊपर सट्टा खेलते हैं। और किसी और को इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की कुंजी इमरान खान के पास है। उसकी वजह यह है कि अगर वो आज असेंबलियाँ तोड़ता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो KPK की असेंबली तोड़ता है, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर वो बलूचिस्तान पंजाब की असेंबली नहीं तोड़ता, वो अपने बंदे लेके निकल जाता है और उसका जो स्टैंड है, वो स्पीकर है, वो ज़ाहिर बात है फौरी तौर पे एक एक करके सारा दिन लगा के हर एक का इंटरव्यू दे के उसके कोई अंडर डोर्स नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन को भेज देता है, इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट कर देता है, आप वो भी आपको इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे। ठीक है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतने सारे इलेक्शन हो गए और ये असेंबलियां वजूद में आ गई, तो आप मुझे ये बताइए कि बाकी क्या रह जाएगा उनके पास। उसके बाद काफी सिर्फ ब्लैकमेलिंग की सूरत हाल में आई हुई है। आज इमरान खान के बयान दिया, उसने कहा कि मुझे कतन किसी तौर पे उसने नहीं कहा था कि बाजवा के खिलाफ नहीं बोलना या नहीं करना। मैं एक अपने और मैं किसी की सियासत की तकरीर के अंदर मैं किससे क्यों लूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बाजवा का रिटॉरिक किसको नहीं पता, इमरान खान जो है वो कब से नहीं बोल रहा। और मैं तो आज भी कहता हूं, कल भी कहा था और आइंदा भी कहता रहूंगा कि इस वक्त जो शख्स इस तरह की गुफ्तगू करता है कि बाजवा के खिलाफ गुफ्तगू ना करो, ये ना करो, वो बुनियादी तौर पर बाजवा को पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व करके बाजवा को जलील करना चाहता है। इसलिए कि आप जब ये कहते हैं कि उसके हमारे ऊपर बड़े एहसानात हैं, तो क्या उसने आपको जमीनें लौट करके दी थी? क्या इसका मतलब है कि उसने आपके केसेस निकाले थे? या अगर केसेस नहीं निकाले थे, जिसको आप कहते हैं हम पवित्र नहीं, तो फिर क्या किया था? फिर आप क्या कहते हैं इमरान खान के ऊपर एहसान आता है, हर बंदा खड़ा होकर कहता है। पहली बात तो यह है कि एक तो बात तय है कि एस्टैब्लिशमेंट की सूरत हर वक्त रही है। अब कुछ हमारे साफी बड़े कमाल कल गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, क्या? और ये बाजवा साहब ने पाकिस्तान के लिए देखें अपना सफारतकारी की, वो सऊदी अरब गए, वो फलां जगह गए, वो फैटिव में गए, वो फलां जगह गए। मुझे वाकया याद आ गया जनरल मॉन्टगोमरी का। जनरल मॉन्टगोमरी जो था, उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर जीत के दी थी और वो जीत के गई थी और वो उसके बाद वैसे शादी नहीं की थी, तो मकान कभी इस मालिक मकान से लड़ाई हो जाती, कभी इस मालिका मकान से लड़ाई हो जाती, मकान उसके पास, उसको किराए के मकान को नहीं देता था। अच्छा। एक दिन वो एक दरखास्त लिख के चला गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम के पास कि मैंने इतनी सर्विस की है, मैंने आपको जीत के दिया है, आप मुझे कोई प्लॉट अलॉट कर दें जहां मैं जिम्मेदारी करूं और वहां अपना घर बना लूं, या मुझे कोई घर दे दे मेरी मौत तक। अब जवाब सुने उसका। ये होती है कौमें और ये होती हैं फौजें। उसने कहा देखो बात सुने मॉन्टगोमरी, मैं आपको सल्यूट करता हूं, आपने बरतानिया के लिए जंग जीत दी, लेकिन एक बात मुझे इल्म में है कि आपको हुकूमत बरतानिया इस काम की एक तनख्वाह देती थी और मेरे इल्म में है कि तनख्वाह एक मिनट के लिए भी हमने लेट नहीं की, हमने इतना उसका। और दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम के पास कोई इख्तियार नहीं है। ये एहसान है भाई, आप इस मुल्क का खाते हो, इस मुल्क में रहते हो, इस मुल्क को एंजॉय करते हो। मैं अगर फेडरल सेक्रेटरी के तौर पे या मैं अगर किसी डीजी के तौर पे कहता हूं कि मैंने वहां से ये करके दिया, मेरा कोई एहसान नहीं इस मुल्क के ऊपर, किसी प्राइम मिनिस्टर का भी कोई एहसान नहीं इस मुल्क के ऊपर। कौम ने जितवाया, आपने कौम के एक्सचेकर के ऊपर अपने घरों में रहे, आप शानदार किस्म की लाइफ एंजॉय करते रहे, आप बेहतरीन की फैसिलिटीज लेते रहे, आप आज भी पर्क्स लेके आप अपनी नौकरी करके उसके बाद आज भी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप उसके बाद भी आप कहते हैं कि हमने एहसानात किए हुए इस मुल्क के ऊपर। तो ये मुल्क में कोई एहसान नहीं किया तुम्हारे ऊपर। तुम इस मुल्क में ना होते तो पता नहीं कहा होते, जाके इंडिया जाके देख के आओ। ये साहब हिपोक्रेसी की बात की हिलाली साहब ने, तो मुस्लिम लीग नून ने फिलहाल तो ये फैसला किया है कि अभी वजीर आला परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं करेंगे। तो फिर एकदम से इतनी नरमी की क्या वजह हो सकती है, जबकि पहले तो बड़ा आगे आके कह रहे थे कि आप तोड़े असेंबली, हम तोड़ने देंगे नहीं आपको। देखिए, मुस्लिम लीग नून के पास कोई इस वक्त चीज़ ही नहीं है। जरदारी अगर 6-7 सीटें अपनी इधर लेके जाए, 7 सीटें हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जरदारी 7 मिल जाए, काफ लीग 7 ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। काफ लीग के अंदर इतनी धड़ेबंदी है कि हर बंदा जो है वो ऐसे जिसे कहते हैं ना फिटिंग पे खड़ा है, जहाँ फिसलन बहुत ज़्यादा है कि कब मैं किसी ना किसी तौर पे किसी ऐसी पार्टी के साथ शामिल हो जाऊँ कि मेरे अगले 5 साल सिक्योर हो जाएँ। परवेज़ इलाही साहब को मैं एक छोटा सा मशवरा देना चाहता हूँ। अच्छा, क्या?
2 से लेके 2007 तक ये हुकूमत करते रहे। इन्होंने ऐसे ऐसी जगहों पे पैसा खर्च किया जिसका हिसाब नहीं। मोहम्मद सुलाई ने यहाँ लाहौर के अंदर इलेक्शन लड़ा था और वो चुन के वो सिलेक्शन जगह सेलेक्ट की थी जिसका आप सबर नहीं कर सकते कि जिसके अंदर गुरबत भी थी, उन्होंने पैसे भी बांटे थे, उसके बाद डेवलपमेंट स्कीमें भी दी थी, सब कुछ किया था। गुजरात में भी उन्होंने पैसा लगाया था, हर चीज किया, डेवलपमेंट बहुत काम किया। लेकिन बीबी जो थी उसकी शहादत हो चुकी थी, एक वेव आ गई थी, आप वेव में बह गए। इस वक्त उससे बड़ी वेव आई हुई है। आप 10 लाख रुपया क्या 10 अरब रुपया भी आप देंगे ना उन लोग अपने फी एमपीए, तब भी कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ये समझते हैं कि आपके डेवलपमेंट वर्क से होगा तो फिर तो नवाज शरीफ ने बहुत ज्यादा किए हुए वर्क, फिर तो शहबाज शरीफ ने बहुत ज्यादा वर्क किए हुए। लेकिन वो जो है वो बेसिकली जिसे कहते हैं ना वो दिखाने के वाले कि जो नजर आने के लिए शोकेस प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं वो चीजें हैं। असल मसला ये नहीं है। मसला ये है कि इस वक्त भी इमरान खान ने इनको ऑफर किया अच्छा कि आप पीटीआई में शामिल हो जाएं, बिकम पार्ट ऑफ पीटीआई कौन सा उलमा की पार्टी है या पीटीआई कौन सी ऐसी पार्टी है कि जिसके अंदर आपको तहज्जुद गुजार या आबद जाहिद और नेक लोग चाहिए। एक पार्टी है जैसे बाकी पार्टियां होती हैं, उसमें एक सिर्फ यह है कि उसकी एक कैंपेन है जो करप्शन के खिलाफ है, आपको उस कैंपेन का हिस्सा बन जाना चाहिए अगर आप वाकई समझते हैं करप्शन। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट, फिर मैं बात बताऊं, एस्टैब्लिशमेंट ने 88 में दाखिला शुरू किया था। 88 में इन्होंने आईजीआई बनाई थी। मैं बार बार दोहराता हूं, ये पूरी कोशिश की थी। जनरल हमीद गुल वॉज डीजी ISI, वो खुद कहता था, डंके की चोट पे कहता था मुझ पे मुकदमा चलाओ। 61 सीटें ले सके थे और बेनजीर की 81 सीटें थी। इनकी ये औकात है एस्टैब्लिशमेंट की। उसके बाद सेकंड टाइम जब इन्होंने मुदाखलत की, कब की आपने? मुशर्रफ के दौर में। मुशर्रफ प्रेसिडेंट था। इलेक्शन कमीशन आपका अरशाद हसन खान जिसका इलेक्शन कमीशन का सबको पता है, ठीक। 2002 के अंदर पूरी की पूरी हर चीज नैब के केसेस आपने बनाए, लोगों को पकड़ पकड़ के कहा इस पे शामिल हो जाओ, इस पे शामिल हो जाओ। कितनी सीटें ली? आप सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सके। बेनजीर को आपने रिक्वेस्ट की सिकंदर जो था वो फैसल सालेयात 13 बंदे पीपल्स पार्टी के तोड़े, फ्लोर क्रॉसिंग करवाई, पैट्रियट पीपल्स पार्टी बनवाई। उससे उन्होंने क्या किया आपने? बंदे को जफरुल्लाह जमाली की मेजॉरिटी फिर भी पूरी ना हुई, आजम तारक को जेल से निकाला। अगर आप समझते हैं कि बाजवा साहब या उनकी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो आपको इलेक्शन जितवा सकती है, ये भूल जाएं। ये ख्वाब है, ये हर एक का ख्वाब है। ये इतना कर सकती है कि कान से पकड़ के खानेवाल के एमपीए को या मियां चन्नू के एमपीए को या कोहाट के एमपीए को या खुशदार के एमपीए को एमएनए को कहे कि ना फलां की पार्टी में शामिल हो जाओ। इससे ज्यादा इनकी एस्टैब्लिशमेंट की हैसियत ही नहीं है। हमने इलेक्शन करवाए हुए हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन डे के ऊपर धांधली करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। ये शोर सब बजाते हैं, धांधली वाली वहां नहीं हो सकती। ये प्री प्लान किस्म की धांधलियां होती है, वो भी अब एस्टैब्लिशमेंट के बस की बात नहीं रहेगी। इसलिए फेयर पॉलिटिक्स खेलो। परवेज़ साहब, मैं आपसे मोहब्बत है, आपके शहर का हूं, फेयर पॉलिटिक्स खेलो। और उसमें हार भी हो जाए तो आपकी जो उम्र है उसके अंदर आप पूरी जिंदगी के लिए आपका नाम रह जाएगा, जैसे चौधरी ज़ौहर का नाम रह गया हुआ है। ठीक है।